क्या है इसमें, जीएनपी किस समय विधि के लिए मापी जाती है। जो जीएनपी होता है कुछ समय विधि, ये भी 1 साल के लिए होता है। बात समझ में आ गया। अच्छा 54 नंबर देखे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एयरपोर्ट किसका हिस्सा है, तो ये किसका है, जीएनपी का है यह हिस्सा। अच्छा, प्रवासी भारतीय द्वारा भेजी गई आय कहाँ जोड़ी जाती है, तो क्या चीज में, जीएनपी में। जैसे वो निर्जन था, वो प्रवासी तो है, बाहर में कमाने अपना देश में पैसा भेज रहा है। बात समझ में आ गया आप लोग को। हाँ नेक्स्ट देखिए 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इसको देखिए आप लोग। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जीडीपी बड़ा ये साइन और जीएनपी, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, शुद्ध कारक विदेश से नकारात्मक है ना, मतलब कि शुद्ध निकल जाएगा और विदेश वाला इसमें छट जाएगा। बात समझ में आ गया। 57 नंबर, जीएनपी किसे बेहतर दर्शाता है, जो जीएनपी रहता है वो राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को बेहतर दर्शाएगा, क्योंकि जीएनपी देख के अपना देश में इतना कमाई हुआ है डायरेक्टली कोई बोल सकता है, लेकिन जीडीपी से राष्ट्रीय का उतना अच्छा से पता नहीं लगता है ना। जीडीपी से देश का विकास होता है, आर्थिक विकास, लेकिन जीएनपी से देश का राष्ट्रीय विकास होता है। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ना, एनएनपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हाँ, एनएनपी इजिकल टू जीएनपी क्या होगा, एनएनपी इजिकल टू जीएनपी मूल्यह्रास ना, मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट। अब कोई सामान है, आप लोग कहाँ पे बताऊं मैं, आप लोग इधर पे देखें। हाँ अच्छा, मान लीजिए कोई सामान है, जैसे 10 ठो बल्ब है, ठीक है, बल्ब अरे लाइट, ये अपना भारत देश में है, ठीक है, लेकिन इसमें जब वो पैकेट में सील गया, मतलब कि जब अपना देश में आया उस टाइम पे 3 ठो टूट फूट गया। अब जो 3 ठो टूट फूट गया उस चीज को क्या कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो ओरिजिनल क्या ठो बचा, 60 ठो ही ना बचा, तो यही साथ क्या हो जाएगा, यही साथ क्या हो जाएगा, एनएनपी क्या हो जाएगा जी, यही साथ एनएनपी यही कहलाएगा, क्या, एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया। तो ये 7 शुद्धता को दर्शा रहा है, देखा जाए तो 10 है, लेकिन 10 नहीं है ना, क्योंकि 3 टूट फूट गया, जो ये 3 टूट फूट गया इसी को क्या में दर्शाते हैं, एनएनपी में दर्शाते हैं। चलिए 60 नंबर देखें, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, तो मूल्यह्रास पूंजी में कमी को कहता है, पूंजी लगे उसमें से टूट गया, जैसे 3 ठो मैंने बता दिया अभी। अच्छा, एनएनपी का सबसे सामान्य रूप क्या कहलाता है, जो एनएनपी का सबसे सामान्य रूप राष्ट्रीय आय कहलाता है। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए, एनएनपी किसे दर्शाता है, जो एनएनपी रहता है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, क्योंकि जो टूट फूट गया उसको छांट के निकाल देता है, क्या चीज, एनएनपी, और जो ठीक ठाक है उसी को बस इसमें दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को, सो गए क्या, मत सोइए, पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, आप लोग यहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसी से पूछेगा, पूरा छांट के बनाया गया इसे ना, बनाने में थोड़ा समय लगा है, तो अगर इसको आप लोग करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, वीडियो एक बार देख के जाते हैं जाने से पहले, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, आज 2 पार्ट तक निपटा दे रहा हूँ मैं, कल या परसों दिन 3-4 पार्ट कल नहीं 5-6 पार्ट का लगूंगी, 5-6 पार्ट से 8-8 नंबर का रहेगा, उसके बाद में 3 और 4 को देखेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि उसमें से 8 को पूछेगा। चले, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसे के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। बात समझ में गया। एनएनपी किसे प्रवाहित होता है, जो एनएनपी होता है वो मूल्यह्रास से सबसे होता ही है, सभी से। बात समझ में आ गया। तो ये मूल्यह्रास तो इसमें रहता है, पूंजी निर्माण भी होता है और सरकारी खर्चा भी इसमें शामिल रहता है, तो इसलिए सभी इसमें हो जाएगा। एनएनपी किस समय विधि में मापा जाता है, जो एनएनपी रहता है किस समय विधि में मापा जाता है, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, जो एनएनपी रहता है वो 1 साल के लिए भी मापा जाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा भाई तुम माइक चेक कर दो। अच्छा हो रहा है, डाउट लगता है, ठीक है, कब एक दिन क्या होता पता है, पढ़ा रहा था हम, माइक बंद था, 10-15 मिनट पढ़ा दे, उसके बाद हम देखा अचानक तो माइक बंद था, मेरा वेस्ट हो गया।
ठीक है, तो इसलिए पूछ लेते हैं हम एक बार। अच्छा 66 नंबर देखे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या कहलाता है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी माइनस, ठीक है, ये कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? अच्छा अगर ये क्लास रहता तो इसको, ये सब चीज़ को एकदम बढ़िया से समझा देता, मैं इसे समझा देता कि जिंदगी में आप लोग नहीं भूलते। लेकिन अभी टाइम ही कहाँ है, आप लोग का 8 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, हमको और बनाना है आप लोग के लिए वीडियो ना। आप लोग का एग्जाम पहुंचता है ना, हमको थोड़ा टेंशन लगता है, क्या करें। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर, किसी देश की आय वितरण व जीवन स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनएनपी का, शुद्धता को दर्शाता है ये, इसीलिए। आगे देखिए, हाँ, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद ना, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है जी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी इजिकल टू जीडीपी क्या कहलाता है? एनडीपी इजिकल टू जीडीपी मूल्यह्रास से भी कहलाता है। अच्छा एनडीपी किसे मापता है? एनडीपी घरेलू उत्पादन का शुद्धता को मापता है। जैसे देखिए, एक चीज देखिए, आप लोग अभी नहीं समझे, आप लोग एनडीपी अभी हम समझा देते हैं। आप देखिए, सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी में अगर कोई चीज टूट फूट जाता है तो उसको क्या समाप्त है? एन एन नहीं, एनएनपी नहीं, एनडीपी। हाँ, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट से इसको मापते हैं, ठीक है। जीडीपी से अगर इस टाइप का कुछ होता है तो, लेकिन अगर जीएनपी इससे अगर इस टाइप का कुछ हो गया, कुछ टूट फूट गया, तो उसको किससे करेंगे? उसको एन डी पी से। क्योंकि क्या घर वाला सामान में इस टाइप का टूट फूट नहीं होगा? घर वाला सामान में भी इस टाइप का टूट फूट होगा ना, उसके बाद में जीडीपी में भी इस टाइप का। तो जो जीडीपी का जो शुद्धता रहता है उसको एनएनपी से दर्शाया जाता है, और एनडीपी का जो शुद्धता रहता है उसको एनडीपी से दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गया? एक ही है सब चीज, बस थोड़ा डिफरेंस है। चलिए 71 नंबर देखिए, देखिए एनडीपी किस समय विधि के लिए किया जाता है? तो ये भी ये भी 1 साल के लिए, सब 1 साल के लिए होता है, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देगा देखना, 1 साल वाला। हाँ 72 नंबर देखिए, एनडीपी में क्या शामिल नहीं होता है? एनडीपी में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। अच्छा एनडीपी किस स्तर पर अंका जाता है? जो एनडीपी रहता है वो फैक्टर कोस्ट पर नहीं आंका जाता है, ये दोनों पर, दोनों पर मतलब सॉरी, फैक्टर कोर्स पर तो मापा जाता है, ये भी होगा, और मार्केट प्राइस पर, मतलब फैक्टर कोर्स प्लस मार्केट प्राइस पर क्या मापा जाता है? एनडीपी, एनडीपी मापा जाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन हटा दो इसको, दोनों होगा इसमें। अच्छा एनडीपी एट फैक्टर कोर्स क्या कहलाता है? एनडीपी एट फैक्टर कोर्स घरेलू आय कहलाता है। यदि जीडीपी 1000 और मूल्यह्रास 100 है तो एनडीपी क्या होता है? मतलब जो जीडीपी रहेगा वो 1000 का रहेगा, और एनडीपी मतलब, आप लोग देखें यहाँ पे नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, हम्म, इसको बता दिए ना, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ अच्छा, इसमें 75 नंबर देखिए, यदि जीडीपी इजिकल टू 1000 और मूल्यह्रास इजिकल टू 100 है तो एनडीपी क्या कहलाएगा? जैसे जीडीपी, जी डी पी कितना है? 1000 है ना, और मूल्यह्रास मतलब कोई सामान टूट फूट गया ना, मूल्यह्रास एनडीपी ना, मूल्यह्रास का मतलब क्या? एनडीपी, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एन डी एन डी पी मतलब टूट फूट गया है का ठो 100 ठो, तो टूट गया तो कितना बचेगा? 900, तो यही 900 क्या होगा आप लोग का आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा एनडीपी का महत्व किस क्षेत्र में अधिक होता है?
जो एनडीपी का जो महत्व है तो घरेलू क्षेत्र में अधिक होता है इसका। देखिए हम लोग कहाँ तक हो गया था। हाँ देखिए 77 नंबर, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, एनडीपी किसे बेहतर दर्शाता है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को बेहतर दर्शाता है। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कर्ज फ्लो इनकम। अच्छा, सर्कल फ्लो ऑफ इनकम मतलब आय का चक्रीय प्रवाह। चक्रीय प्रवाह, ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह। ये फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है इस बार, इससे क्वेश्चन पक्का रहेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देख के ही जाना इसको। हाँ 78 में देखिए, आय के परिपत्र प्रवाह की अवधारणा किसने दी थी, तो किसने दी थी, रिचर्ड स्टोन ये नाम का बंदा था, उसने दिया था। और एडम स्मिथ किसके जनक है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। और इसका ऑप्शन क्या होगा, रिचर्ड स्टोन। आय क्या परिपत्र प्रवाह क्या दर्शाता है, तो क्या चीज दर्शाता है, उत्पादन, आय या व्यय की निरंतर चक्र को दर्शाता है ये। बात समझ में आ गया, उत्पादन, आय और व्यय का निरंतर चक्र को दर्शाता है। अच्छा देखिए आगे देखिए, दो क्षेत्रीय मंडल में कौन से क्षेत्र शामिल होता है, तो इसमें क्या क्या होगा, परिवार और फॉर्म। मतलब एक सर्कल बनाते हैं हम, हाँ ठीक है। देखिए आप लोग को समझाने का, आय का चक्रीय प्रवाह थोड़ा समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक चक्र बना दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख दूंगा मैं, हाँ एक चक्र बन गया आप लोग का। यहाँ पे रखेंगे हम लोग परिवार, परिवार। और यहाँ पे क्या, फॉर्म, फॉर्म। फॉर्म वह संस्था मतलब जो कुछ उत्पादन करता है, जो संस्था कुछ उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। जो संस्था कुछ उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं उसको ना। अच्छा देखिए, अब जो ये फॉर्म वाला रहे, मैं फॉर्म से चालू करता, ठीक है। जो ये फॉर्म वाला रहेगा, फॉर्म कोई परिवार से अपने लिए क्या लेगा, जमीन लेगा, जगह लेगा, ताकि वो अपना स्टार्टअप चालू कर सके, ठीक है। तो ये फॉर्म यहाँ से कोई बंदा से जमीन लिया और यहाँ पे अपना कोई फैक्ट्री डाला, ठीक है। अच्छा फॉर्म बन गया। अब फॉर्म को क्या चाहिए, फॉर्म को लेबर चाहिए, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो फॉर्म को लेबर कहाँ से मिलेगा, ये परिवार से ही मिलेगा ना। फॉर्म को लेबर कहाँ से मिलेगा, परिवार से ही मिलेगा, मिल गया। अच्छा, अब जो ये परिवार का जो जो लेबर है, इस लेबर को बदली में क्या चाहिए, बदली में पैसा चाहिए। और इस परिवार को बदली में पैसा कौन देगा, फॉर्म देगा, ठीक है, मनी, ठीक है। फॉर्म इस परिवार को बदली में क्या देगा, पैसा देगा। और परिवार इस फॉर्म को क्या दिया, सबसे पहले जमीन दिया, उसके बाद में यही परिवार इस फॉर्म को क्या दिया, लेबर दिया। बट फॉर्म बाद में क्या देगा, इसको पैसा देगा। इस टाइप से आय का जो चक्री है वो चलते ही रहता है, इस टाइप का, इस टाइप से वो चलते ही रहता है। इसी को क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए दो क्षेत्रीय मंडल में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, इसमें क्या, परिवार और फॉर्म, उद्यम उसको कहते हैं। 81 नंबर देखिए, तीन क्षेत्रीय मंडल में क्या जुड़ा जाता है, जो तीन क्षेत्र में क्या, सरकार, बीच में कौन घुस जाता है, सरकार, ठीक है। बीच में कौन घुस जाता है, सरकार। लेकिन अधिकतर दो ही होता है, और तीसरा में कोई घुसता है तो सरकार होता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, चार क्षेत्रीय मंडल में कौन सा जुड़ा जाता है, तो चार में कौन घुस जाएगा, विदेशी क्षेत्र, बड़ा होते जाता है, ठीक है। पहले दो रहता है, पहले परिवार और फॉर्म दो रहता है, तीसरा कौन घुसेगा, सरकार, और चौथा में
विदेशी क्षेत्रक होता है इसमें। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिपत्र प्रवाह में परिवार किस रूप में कार्य करता है? जो परिवार रहता है वो क्या रूप में कार्य करता है? कारक सेवा प्रदान करता है। ठीक है। 84 नंबर देखिए, फॉर्म किस रूप में कार्य करती है? जो फॉर्म रहता है वो उत्पादन का कार्य करता है। फॉर्म का तो काम क्या है? उत्पादन करना। लेकिन जो परिवार का काम क्या है? उसको सप्लाई देना। ठीक है, उसके लिए सामान आपूर्ति करना। अब इसके बाद में कितना नंबर, 85 नंबर देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको देखिए आप लोग। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आय के परिपत्र प्रवाह में परिवारों को आय कैसे प्राप्त होता है? तो कैसे प्राप्त होगा? कारको सेवाओं के बदले। ठीक है, जो परिवार के बंदे काम करेंगे उसके बदले में फॉर्म उसको क्या देगा? अपना आमदनी देगा, पैसा देगा, सेवा देगा। ठीक है, परिपत्र प्रवाह में फॉर्म को क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? उपभोग व्यय प्राप्त होता है फॉर्म को। परिपत्र प्रवाह के लीकेज कौन से है? तो क्या है? बचत, अच्छा बचत, कर और आय, आयत। ठीक है, आगे देखिए। स्पीड चलना पड़ेगा ना, आप लोग को नींद भी आ रहा होगा। अरे यार कहाँ हट गया? अट्ठासी, 88 नंबर ना। देखिए 88 नंबर, परिपत्र प्रवाह के इंटरजेक्शन कौन से है? तो क्या होता है ये? निवेश, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। परिपत्र प्रवाह मंडल में यदि लीकेज इंजेक्शन हो तो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संकुचन होगा। बात समझ में आ गया? आगे देखिए 90 नंबर, परिपत्र प्रवाह मंडल में यदि इंकेशन लीकेज हो तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? संतुलन में होता है। इक्यानवे नंबर देखिए। हाँ, परिपत्र प्रवाह किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? जो परिपत्र परिपत्र प्रवाह जो होता है वो आय, व्यय और उत्पादन पर क्या आधारित रहता है? ठीक है, आय, व्यय और उत्पादन, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा 12 नंबर, 12 बोलता है, 92 नंबर देखिए। परिपत्र प्रवाह में परिवारों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो परिवार है उसका मुख्य कार्य कारक सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, कारक सेवा प्रदान करना होता है। 13 नंबर नंबर देखिए, परिपत्र प्रवाह में फॉर्म का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फॉर्म का मुख्य कार्य होता है वो क्या? वस्तु और सेवा प्रदान करना होता है। फॉर्म का मुख्य कार्य वस्तु और सेवा देता है क्या? फॉर्म। 94 नंबर देखिए, 94 ना, क्वेश्चन नंबर योर 94। कम टू द आवर टॉपिक नाउ। अच्छा देखिए 94 नंबर, परिपत्र प्रवाह में सरकार क्या करती है? जो परिपत्र प्रवाह में सरकार क्या करती है? कर लगाती है और व्यय करती है। बात समझ में आएगा? ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर, परिपत्र प्रवाह का कौन सा मंडल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चार श्रेणी मंडल। चार श्रेणी मतलब विदेश वाला जो आता है ना, वो लास्ट वाला। अच्छा, विदेशी क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? 6 नंबर नंबर देखिए, तो इसका मुख्य कार्य क्या? आयात और निर्यात। ठीक है, विदेशी का यही तो होगा, आयात और निर्यात करना। चलिए यहां से अब आएगा लेसन नंबर 2। आप लोग मत डरिए, अब ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा ही बचा है, और बस थोड़ा बचा है, मत डरिए बच्चा, थोड़ा सा देखिए और चले जाइए आप लोग क्लास से। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको कर लेते हैं क्लास तो वहाँ पे थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी स्कूल में ठीक ढंग से नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक मास्टर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है आप लोग बताइए? ठीक है, बच्चे होते हैं 150 200 और टीचर होता है एक। अब एक टीचर का कैपेसिटी है 40 लोगों को पढ़ाना। अब जैसे मैं ही यहाँ पे 100 200 आ जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करूँगा? ठीक है, ऑनलाइन में तो हो जाता है, जितना चाहे आप लोग जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा 97 नंबर बच गया ना, परिपत्र मंडल में किस बात को स्पष्ट होता है? तो इसका नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रीय प्रवाह का संतुलन बनाए रखना। देखिए लेसन नंबर 2, सकल क्रियाशीलन प्रणाली, इसमें उपभोग फलन वगैरह इस टाइप का कुछ कुछ है, इसको देखिए, इसमें ज्यादा नहीं बचा है।
ना 100 नंबर पहुंच गया क्वेश्चन, 120 के कितना 12 लगभग, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बचा है, देखिए क्लास बीच में उठ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को हुक्म नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास पूरा करके चलिएगा, नहीं तो आप लोग का क्या दृश्य होगा पता है ना आप लोगों को। ठीक है, देखिए 98 नंबर देखिए, उपभोग फलन किससे संबंधित है? जो उपभोग फलन जो संबंधित होता है वो किससे रहता है? उपभोग फलन संबंधित किससे होता है जी? तो ये तुम्हारा आय और उपभोग से सम्मिलित होता है, मतलब संबंधित होता है। बात समझ में आ गया? उपभोग फलन का सामान्य स्वरूप क्या होता है? तो इसका सामान्य जो स्वरूप, इसका चिन्ह होता है, ये होता है, ये चिन्ह को आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। अच्छा 100 नंबर क्वेश्चन देखे, उपभोग फलन में डॉलर मतलब इस टाइप का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वतः उपभोग, ठीक है। 101 नंबर, उपभोग फलन में इसका मतलब क्या होता है? आप लोग इसका सिंबल को देख के जाइएगा ठीक से। अब सिंबल का क्या नाम हम बोल दे बताइए? बहुत को कहेगा सर तो सिंबल का नाम नहीं रहा, सिंबल का नाम मैं ले भी दूंगा तो आप लोग कैसे याद रहेगा वो सब चीज़, इसलिए जो है उसको देख के जाइएगा। तो इसमें क्या होगा? सीमंत उपभोग प्रकृति, ठीक है, MCP। यदि आय 0 हो तो उपभोग फलन का माप क्या होगा? तो उपभोग फलन का माप क्या होगा? ये ना क्या होगा? सस्ता उपभोग। क्वेश्चन नंबर 103, सीमांत उपभोग प्रकृति का मापन हमेशा क्या होता है? तो इसका क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। सीमांत वाला 0 से 1 के बीच में होता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यदि आय बढ़ती है तो उपभोग क्या होता है? उपभोग बढ़ता है लेकिन कम दर से, ठीक है। आय बढ़ता है तो उपभोग क्या होता है जी? बढ़ता है। बात समझ में आ गया? यदि आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है। अब कोई बंदा का पैसा में वृद्धि होगा तो उसका उपभोग भी तो बढ़ता है। बात समझ में आ गया? जैसे आप ही लोग को पैसा पहले मान लीजिए 2 रुपया मिलता था स्कूल जाने टाइम में, प्राइमरी स्कूल में 2 रुपया ना, तो उस टाइम पे आप लोग कितना खाता था? नहीं खाता, कम खाता था। लेकिन जैसे आप लोग हायर सेकेंडरी में हो गए, आप लोग को मिलता है 50 रुपये एक दिन का, तो कितना ठूसता है आप लोग स्कूल तरफ? गोपो, प्याजी, घुगनी, जो मन में आता है सब हुमच देते हैं। यही होता है नहीं होता है? हम लोग भी यही करता था, तो आप लोग भी यही करता है। तो उपभोग, आय बढ़ता है तो उपभोग भी बढ़ता ही है। 105 नंबर, औसत उपभोग प्रकृति का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या? C/Y, ठीक है, C/Y। 106 नंबर, जब आय बढ़ती है तो औसत उपभोग प्रकृति APC क्या होती है? घटती है। APC क्या होता है? जब आय बढ़ती है तो औसत उपभोग में घटती है। ये बात समझ में आ गया? हाँ, देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, उपभोग फलन वाला का क्या कहता है? उपभोग फलन का ग्राफ सामान्य कैसा होता है? जो उपभोग फलन का ग्राफ सामान्य ऊपर की ओर झुकी हुई सीधी रेखा में होती है, ऊपर की ओर ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गया? अच्छा, उपभोग फलन के निर्धारक, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कुछ है, उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन, उपभोग फलन का प्रमुख निर्धारक कौन सा है? तो इसका क्या? आय का स्तर, आय का स्तर को ये करता है, ठीक है। बहुत का डाउट कर रहा होगा अभी, सर को इतना कैसे पता है? अरे हम ही PDF सेट किया तो हमको पता नहीं रहेगा, बताओ। मनोवैज्ञानिक कारकों का उपभोग फलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या होगा भाऊ? उपभोग की प्रकृति को प्रभावित करता है। बात समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन उपभोग फलन का दीर्घकालीन निर्धारण है? तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि। 101 नंबर, हाँ 111 नंबर, उपभोग फलन को प्रभावित करने वाला संस्थागत कारक कौन सा है? तो इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर B, हाँ आय का वितरण ही होगा। क्या होगा जी? आय का वितरण, आय का वितरण। 112, उपभोग फलन पर सामाजिक परंपराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या? उपभोग के पैटर्न को प्रभावित करता है समाज के तरफ से। अब इतना ही पूछेगा, उपभोग फलन, बस इतना ही रहेगा इससे, ठीक है। इससे हमको इंपॉर्टेंस कुछ दिखाने ज्यादातर, बस इससे इतना ही पूछेगा। बात समझ में आ गया? आप देखते हैं बजट।
बजट एक इस टाइप का टॉपिक है जो आप लोग का पॉल साइंस में भी रहेगा और इकोनॉमिक्स में भी रहेगा, ठीक है। तो बजट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने बजट का इस टाइप का क्वेश्चन लिया है जो आप लोग के लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। देखिए, बजट किसे कहते हैं, पहला तो यही बनेगा, बजट किसे कहते हैं। सरकारी व्यय और आय का अनुमान को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। सरकारी व्यय मतलब सरकारी खर्चा, व्यय का मतलब खर्च होना, और आय का अनुमान लगाने को ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं ना। जैसे एक घर बनाने कितना लगेगा, कितना बजट लगेगा बोल के तुम लोग लगाता है ना, क्या अनुमान लगाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, बजट। और सरकारी व्यय, आय नहीं व्यय। हाँ, 114 नंबर क्या है जी क्वेश्चन, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, रुको हम नहीं देखे हैं। हाँ, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं, वित्तीय मंत्री। अब वित्त मंत्री का ही तो काम होगा बजट बजट पे बहस करने का। जैसे भारत के वित्तीय मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला, निर्मला सीतारमन ना, निर्मला सीतारमन भारत के वित्तीय मंत्री है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है तो हम बता दें इसको। देखिए 15 नंबर क्या है, 115 नंबर, संविधान के अनुसार बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा एक बड़ा वाला सभा होता है, ठीक है। राज्यसभा है, देखिए पार्लियामेंट थोड़ा इसमें भी बताना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मान लीजिए संसद भवन है ना, संसद का चर्चा आर्टिकल के आर्टिकल 79 में क्या का चर्चा है, संसद का चर्चा है। संसद में टोटल कितने सदन, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये है 80, लोकसभा और राज्यसभा कितना, 81। तो लोकसभा में जितने भी सांसद लोग होते हैं उन सभी को चुना जाता है, ठीक है, जनता के द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत कौन करता है, जो लोकसभा में जिन सांसद को हम लोग चुनते हैं वही सांसद राज्यसभा के लिए सांसद चुनते हैं। तो देखा जाए तो राज्यसभा के लिए भी सांसद हम ही लोगों ने चुना। अब कैसे, अब लोकसभा वाला को हम लोग नहीं चुना और उन लोगों ने राज्यसभा वाला को चुना। बात समझ में आ गया। तो लोकसभा वाले इसलिए बड़े होते हैं किसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है युवाओं का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा को जनता तय करता है। और बूढ़ों का सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा में थोड़ा होशियार लोग रहता है और लोकसभा में एकदम मारधार वाला, थोड़ा मारधार नहीं मतलब आप समझ जाए ना आप लोग, वो लोग चुना के जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए उन लोग के पास में पावर ज्यादा होता है राज्यसभा वालों की तुलना में। बात समझ में आएगा आप लोग को। इकोनॉमिक्स से कहाँ घुस गए डायरेक्ट पोल साइंस, क्या करे बताओ, पढ़ाना पड़ता है। अच्छा इसका क्वेश्चन लिया नहीं, उधर पे क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर। अरे यार इसका क्वेश्चन ही गायब है मेरा ऑपरेटर उड़ा दिया क्वेश्चन, बताओ अब क्या ऑप्शन दूं मैं। चलिए इसको छोड़ दिए, 117 नंबर देखे, भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो क्या, वार्षिक लेख पत्र, ठीक है, वार्षिक लेख पत्र नाम से इसको संबोधित किया गया है। अब देखते हैं बजट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आएगा ही आएगा एग्जाम में। 118 नंबर देखें, सरकारी बजट का एक प्रमुख तत्व क्या होता है। तो आय और व्यय को बताना, सरकारी बजट का प्रमुख तत्व होता है आय और व्यय को बताना। 119 नंबर देखिए, हो गया बस, थोड़ा सा मत कोड़ियो ये आप लोग, पता है तुम लोग नींद आ रहा होगा तुम लोग को। देखिए 119 नंबर, सरकारी बजट की आय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इस कितने, दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कर राजवंश, टैक्स रेवेन्यू किस श्रेणी में आता है। तो ये कहाँ पे आता है, ये राजवंश श्रेणी में आता है। अच्छा, गैर कर राजवंश मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू का उदाहरण क्या होता है। तो इसका उदाहरण क्या, लाभांश और कुशल, शुक्ल कुशल बोल रहे हैं हम भी। बजट से इतना ही पूछेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेगा बजट से आप लोग का में। अच्छा, पूंजी प्राप्ति में क्या शामिल होता है, जो पूंजी प्राप्ति में क्या, सर्वाधिक उधार। व्यय को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो व्यय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। 124 नंबर, राजवंश व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो राजवंश व्यय का उदाहरण क्या है, वेतन और पेंशन,
वेतन और पेंशन राजवंश व्यय का उदाहरण है। बात समझ में आ गया? वेतन और पेंशन। पूंजी व्यय का उदाहरण क्या है? जो पूंजी व्यय का उदाहरण सड़क और बांध निर्माण। सड़क और बांध निर्माण के द्वारा क्या पूंजी, मतलब कि पूंजी व्यय से सड़क और बांध वगैरह का निर्माण करते देश में। ठीक है। सरकारी बजट का कौन सा तत्व आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? कर नीति, टैक्स प्रणाली हुई। इसको देखिए 127 नंबर। हाँ, बजट घाटा तब होता है जब आय आय कम और व्यय ज्यादा। मतलब कि ये देखिए, इसका मतलब है इस तरफ में जो रहेगा वो क्या है? बड़ा है, और इस तरफ वाला छोटा है। तो बजट में घाटा कब होता है? इस टाइप का चिन्ह कहाँ पे रहेगा? मतलब एरो वाला चिन्ह आय में, और बड़का खाने वाला व्यय में। तो इस टाइम पे घाटा लगता है। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में बजट, इसका मैंने दे दिया, पूछ सकता है इसलिए मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए आप लोग, भारतीय संविधान में बजट को किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 112। ठीक है। 29 नंबर, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसको तो बता दिया मैंने आप लोगों को, कौन? वित्तीय मंत्री। और कौन है इसका अभी भारत में वर्तमान वित्तीय मंत्री? कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। 2 बार आ गया क्वेश्चन। अच्छा, लोकसभा में प्रस्तुत बजट को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित रहती है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 113। बजट से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद, मतलब कि 112 में वार्षिक वित्तीय, 113 में है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे में आप देखिएगा, वहीं पे हम लोग लिंक दे देंगे, वहीं से आप लोग जाकर डायरेक्टली टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। बस, और थोड़ा सा और बच्चा, थोड़ा सा हो ही गया। आप देखते हैं टैक्स का कुछ ना, टैक्स से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टैक्स से कुछ क्वेश्चन देखिए ना। टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स क्या होगा? सरकार को अनिवार्य रूप से दी गई राशि। अनिवार्य ना, मतलब कि इंपॉर्टेंस रूप से सरकार को देने वाला राशि क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। अगर देश में टैक्स नहीं लिया जाएगा तो देश कैसे चलेगा? जो पूरा देश का प्रणाली है, नियंत्रण रहता है, वो टैक्स के पैसा से ही नियंत्रण रहता है पूरा टैक्स देश। बात समझ में आएगा? 132 नंबर, क्या कर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कर होता है उसका मुख्य उद्देश्य सरकारी राजवंश प्राप्त करना होता है। बात समझ में आ गया? अब सरकार है, सरकार का एक काम है जी, बहुत काम है, अनेक काम, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, रोड बनवाना, रेल देखना, ये देखना, सेना देखना, क्या करना। अब इन सभी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से ही आएगा ये पैसा। बात समझ में आ गया? इसलिए टैक्स बहुत जरूरी है देश के लिए। देखिए 133 नंबर देखते हैं। काराधन का सिद्धांत किसने दिया था? जो काराधन है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ना। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का जनक भी है। अच्छा, कर किस प्रकार का भुगतान है? जो कर होता है वो अनिवार्य और बिना प्रत्यक्ष लाभ का भुगतान होता है। ठीक है। करों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है? तो कितना? 2 में बांटा जा सकता है इसको। ऑप्शन नंबर ए। बस, और थोड़ा सा, और 10 ठो जैसे बचा, और 10 ठो। देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या होता है? प्रत्यक्ष करण का मतलब डायरेक्ट दिखता है, आयकरण ना। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण वस्तु और सेवा का कर, जीएसटी। अप्रत्यक्ष रूप से ना, आप लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे कुरकुरे खाया तो उसमें भी जीएसटी लगा हुआ रहता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसी व्यक्ति पर जो कर अदा करता है। उसी व्यक्ति पर जो कर अदा करता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मुख्य अंतर क्या होता है? इसका मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 141।
डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मैंने जानबूझ के इसको दे दिया क्योंकि बन सकता है ना क्वेश्चन इंपोर्टेंट। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है, इसको मैंने अभी अभी बता दिया ना, वही व्यक्ति पर जो टैक्स अदा करता है। इसके बाद में 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर क्या, आयकरण, मतलब कि डायरेक्टली होता है ये प्रत्यक्ष कर। 143 नंबर देखिए, 143 नंबर, बस और खत्म ही हो गया। अच्छा, निगम कर किस श्रेणी में आता है? जो निगम कर है वो प्रत्यक्ष कर में आता है। संपत्ति कर किस प्रकार का कर होता है? जो संपत्ति कर होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर की मुख्य विशेषताएं क्या होता है? जो प्रत्यक्ष कर होता है उसका मुख्य विशेषता जो होता है वो ऑप्शन नंबर कर का, हाँ ऑप्शन नंबर बी, कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर का भार ये होता है, ये किसमें, उपभोक्ता पर होता है, इसको तो मैंने अभी अभी बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? नहीं दे सकते, इसको आप ही लोग दे सकते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो मैंने अभी तो बता दिया ना, वस्तु और सेवा का, जीएसटी वाला। अप्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है? अप्रत्यक्ष कर का विशेषता होता है कर का भार आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, ये तो सक देंगे आप लोग। उत्पादन शुल्क किस प्रकार का कर है? जो उत्पादन शुल्क है वो तुम्हारा अप्रत्यक्ष कर है ना। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? जो सीमा शुल्क है वो आयात निर्यात पर लगता है, ये वाला कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी। अच्छा, जीएसटी का बस मैंने 3 की 4 क्वेश्चन लिया है, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, हाँ, आयात और निर्यात पर जीएसटी का फुल, अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना, गुड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होगा। 1917 मत लगा देना, ऑप्शन में रहेगा, 2017 में लागू होगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जो जीएसटी होता है क्या, अप्रत्यक्ष कर, मतलब देखा के नहीं लेता, अप्रत्यक्ष रूप से लेता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लेते हैं क्या चीज, जीएसटी। लास्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के दर को तय करने वाला न्याय कौन सा है? तो क्या होता है ये न्याय, कौन सा है ये? तो ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी प्रतिपादित करना है। अच्छा, और 2 है। भारत में जीएसटी संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका क्या है, 101। भारत में जीएसटी कहाँ पे है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 101 नहीं, यार रुको रुको एक्शन। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? देखिए, भारत में जीएसटी किस, सॉरी, भारत में जीएसटी को संविधान में किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 100वां संशोधन, 101 संविधान द्वारा, ठीक है, संशोधन द्वारा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा, हम ठीक से बोल नहीं सक रहे हैं। चलिए, ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन 155। जीएसटी का पूरा क्या है, गुड्स का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और नहीं है ना, बस आप लोग भी हाई लगा होगा अभी। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा, मास्टर तो खराब है, कितना करा था, ऐसा ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, कल हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, कल 5-6 पार्ट का देखेंगे, हो सकता है तो आप लोग अपना बुक से 5-6 पार्ट हुए पढ़ के आए रहेंगे, तो हमें पढ़ाने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, एक बार आप लोग अपना बुक, आज आप लोग क्या करेंगे, 1 और 2 पार्ट का तो मैंने आप लोग को बता दिया ना, आप लोग आप क्या काम क्या है, 5 और 6 पार्ट को आप लोग घर में पढ़ाई कीजिए, उसके बाद में मैं 5 और 6 पार्ट से आप लोग के लिए बना दूंगा। देखिए, मैं चाहता तो बस 80 क्वेश्चन का ये बना के चुपचाप रह देता, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो, ठीक है, तो मैं लापरवाही नहीं किया ना। वीडियो लंबा हो गया, देखिए आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई सो के पढ़ रहा है, लेकिन हमें देखे
जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बस खड़ा ही हूँ, और खुद बनाया, उतना ज़्यादा ऑप्शन को भी हमें याद करके चलना पड़ता है, ठीक है, उसके बीच बीच में एनालाइज करना पड़ता है। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना और आप लोगों का काम है पढ़ना। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में 5 और 6 पार्ट को ठीक से पढ़ के आइएगा, फिर मैं एमसीक्यू उसका रेडी कर दूंगा ना, 3 4 नहीं, 5 और 6 को पढ़ के आइएगा। उसके बाद में कल देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, परसों दिन 5 और 6 पार्ट का पढ़ा देंगे, बना देंगे एमसीक्यू, ठीक है। कल पोल साइंस का होगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।